वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर यानी कि ऊष्मागतिकी नाम के चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ऊष्मागतिकी में होता क्या है कि हम थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा की बात कर रहे होते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा का संबंध हम यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ देख रहे होंगे। तो यह फिजिक्स की वह शाखा होती है जिसमें थर्मल एनर्जी का रिलेशन हम मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ देख रहे होते हैं। तो आप इसे लिख भी लीजिएगा कि फिजिक्स की वह शाखा। तो आज की वीडियो का मेन पर्पस क्या है, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेस होती हैं वो क्या होती है, कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक की प्रोसेस होती है, यानी ऊष्मागतिकी में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी चीजें मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपने केमिस्ट्री में कभी गलती से मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो फिजिक्स में पढ़ा रहा हूं तो आप इसको ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको केमिस्ट्री का भी कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने कितने प्रकार की प्रोसेस होती है। तो चलिए लिखते हैं आज प्रोसेस, है ना। प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहते हैं। जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होती हैं, थर्मोडायनेमिक्स की हमारे पास जो प्रोसेस आती हैं उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। ऊष्मागतिकी के जो हमारे पास, उसका मतलब क्या होता है हिंदी से, ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी की जो हमारे पास प्रोसेस आती हैं, जो हमारे पास स्टेप्स आते हैं, मतलब कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं ऊष्मागतिकी की, तो वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कितने होती है हमारे पास, दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। चार होती है। कौन कौन सी? एक होती है आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है और एक होती है आइसोबारिक। टेंशन मत लीजिएगा, मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा बकायदे। एक आइसोबारिक और एक होती है आइसोकोरिक, हिंदी से ही बताऊंगा। और एक होती है हमारे पास आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एक होती है हमारे पास एडियाबेटिक, है ना। तो चलिए अब इनका हिंदी देख लेते हैं। आइसोथर्मल मतलब होता है समतापीय। क्या होता है? समतापी। लिख लीजिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आइसोथर्मल मतलब होता है समतापी। आइसोबारिक मतलब क्या होता है हमारे पास, होता है समदाबीय। समतापी, समदाबीय, दाबीय। और आइसोकोरिक मतलब होता है हमारे पास समआयतनिक, समआयतनिक, है ना, समआयतनिक। और एडियाबैटिक मतलब होता है हमारे पास, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, एडियाबैटिक मतलब होता है रुद्धोष्म, रुद्धोष्म, है ना। तो एक बार आप हिंदी से लिख लीजिए क्योंकि हो सकता है मैं बार बार हिंदी से ना बोलूं, समझे ना। तो इनका आपने लिख लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन, इसको आगे बढ़ते हैं, अपन आगे करते हैं कि आखिरकार भैया ये होती क्या है। तो चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा मैं। आइडियल गैस की इक्वेशन होती है जिसको हम केटीजी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। केटीजी में पढ़ाया जाता है ये चीजें जब काइनेटिक थ्योरी चलती है। तो आइडियल गैस की एक इक्वेशन आती है जिसका नाम होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी का मतलब होता है प्रेशर, लिख लीजिए। पी का मतलब क्या होता है? प्रेशर। लिखिए पी फॉर क्या होता है हमारे पास, प्रेशर होता है। पी का मतलब होता है प्रेशर और वी का मतलब होता है वॉल्यूम। प्रेशर मतलब होता है दबाव और वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। और आर जो होता है हमारे पास, इसे गैस कांस्टेंट बोलते हैं, गैस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और टी का मतलब होता है तापमान यानी टेम्परेचर। समझ गए? तो लिख लीजिए आइडियल गैस की एक इक्वेशन होती है जिसका नाम होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी का मतलब होता है प्रेशर, वी का मतलब होता है वॉल्यूम, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, है ना। मोल्स होते हैं, है ना। एन फॉर मतलब होता है मोलों की संख्या। आर एक गैस कांस्टेंट होता है, टी का मतलब तापमान होता है, पी का मतलब प्रेशर और वी का मतलब वॉल्यूम। तो आइडियल गैस की इक्वेशन के अनुसार ही हम इन सबको सॉल्व कर रहे होंगे। आइडियल गैस की इक्वेशन के अनुसार ही हम इन सब चीजों को आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब हिंदी से होता है समतापी। समतापी मतलब हो गया कि आप समझ सकते हो तापमान समान होगा, यानी टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसमें पहला पॉइंट हो गया हमारे पास, आइसोथर्मल वह प्रोसेस होती है जिसमें हमारे पास टेम्परेचर जो होता है वह कांस्टेंट होता है। तो हिंदी वाले भी लिख सकते हैं कि इसमें तापमान हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब चेंज नहीं होता है ना। चेंज, तापमान परिवर्तित नहीं होता है ना। तापमान सदिश होता है, तापमान परिवर्तित नहीं होता है।
और आइसोबारिक में क्या होता है हमारे पास, इसमें बच्चों प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी दबाव कांस्टेंट होता है। दबाव, प्रेशर, जैसे प्रेशर मतलब दबाव, तो दबाव क्या होता है हमारे पास इसमें कांस्टेंट होता है। यकीन मानिए बहुत सारे बच्चे भले 11th पढ़ चुके हैं और 12वीं में पहुंच गए हैं, उन्हें अगर आप बोल दोगे आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, क्या कांस्टेंट रहता है, गधों को इतना नहीं मालूम है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत कम, बहुत प्रिसाइज फॉर्म में एक तो मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, और जितना पढ़ाता हूँ उतना तो आप कम से कम याद ही कर लें, क्योंकि अगर उतना भी नहीं याद की हो तो आपका मान लीजिए बेस पूरा बिगड़ जाएगा। तो इतना याद कर लीजिए, इसमें आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और आइसोकोरिक में क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। मैं इसीलिए टेबल बना के आपको लिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा। वॉल्यूम आप इसी तरह कॉपी में भी अपने बनाइएगा, बुक में बहुत डिटेल एनालिसिस किया गया है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको सारी चीजें इसमें कवर कर दूंगा टेबल में, तो आपको घबराने की बात नहीं है कि बुक में इतना सा बड़ा लिखा हुआ ये है वो है। आप बढ़िया सा एक टेबल बनाइए और लिखिए और इसे याद कर लीजिए। आइसोकोरिक में क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक के बारे में थोड़ा सा अंत में डिस्कस करेंगे। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये क्या होता है भैया, तो देखिए हमारे पास जो आइडियल गैस होती है वो होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखो यहाँ पे, तो अब थोड़ा सा दिमाग बुद्धि लगाना अपनी, है ना, बुद्धि बुद्धि घर में छोड़ के नहीं आए होगे, स्कूल आए होगे, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे कि पी क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ पता ना, कसम से कोई झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना, मतलब टेम्परेचर परिवर्तित नहीं हो रहा है, तापमान परिवर्तित नहीं हो रहा है। यानी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स की संख्या यदि एक बार सवाल में दे दिया है 5 है तो 5 ही रहेगी, तो मोल्स की संख्या भी कांस्टेंट रहती है। और ये गैस का कांस्टेंट है ही, मतलब गैस का कांस्टेंट, समझ रहे हो ना बात को, गैस कांस्टेंट मतलब कि आर, तो पूरी पूरी थर्मोडायनेमिक्स में आर की वैल्यू हमेशा वही रहेगी, तो एन और आर की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। और इसमें तुमने क्या बोला, टेम्परेचर को भी क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया, मतलब तापमान भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इन तीनों चीजों की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। नहीं है समझ में, एक ऐसी क्रिया जिसमें ये तीनों चीजों की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो इस इन तीनों चीजों को मिला करके हमने बोल दिया एक कांस्टेंट बना दिया के, क्योंकि इन तीनों चीजों की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। मतलब P की वैल्यू चेंज हो रही है और V की वैल्यू, मतलब कि हमारे पास प्रेशर चेंज होगा, और प्रेशर यानी दबाव चेंज होगा, आयतन वॉल्यूम भी चेंज होगी, लेकिन उन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा सेम आएगा। इसको डायग्राम से समझते हैं, चलिए। तो पहले तो यहां तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसको समझोगे तभी तो बाकी समझ में आएंगे। क्या किया मैंने, ये आइडियल गैस की इक्वेशन होती है पीवी बराबर एनआरटी, आरटी नहीं आरटी, तो पीवी बराबर एनआरटी। तो पी बराबर एनआरटी किया हमने, तो पी बराबर एनआरटी किया, तो एन और आर तो पहले से ही कांस्टेंट थे, एन और आर तो हमेशा चेंज होंगे ही नहीं, नंबर ऑफ मोल्स, और आर कभी चेंज होगा नहीं। अब इसने बोल दिया कि टेम्परेचर भी, तो ये तीनों चेंज कभी नहीं होंगे, तो इसलिए हमने इसको के लिख दिया, ठीक है ना, समझ गए बात को। तो पी बराबर एनआरटी को हमने लिख दिया कि कांस्टेंट के हो गया। अब आप लोगों ने अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो। एक्स वाई बराबर यदि कांस्टेंट होता है, एक्स वाई बराबर कुछ कांस्टेंट होता है, तो उसका ग्राफ हमेशा हाइपरबोला बनता है, हाइपरबोलिक बनता है। कैसा बनता है, ग्राफ हमेशा हाइपरबोलिक बनता है। अगर वो कभी ऐसा ग्राफ बनता है अगर एक्स वाई कांस्टेंट होता है कुछ, है ना। तो अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस नहीं, ये क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर हमारे पास x और y का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो हमेशा ग्राफ ऐसा बनता है, हाइपरबोलिक भैया बनता है। तो भैया यहाँ पे भी तो P और V दोनों जने का प्रोडक्ट, इसको x बोलो इसको y बोलो, तो इन दोनों जने का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। तो भैया यदि मैं P और V के बीच में ग्राफ बनाऊंगा, यदि मैं भैया P और V के बीच में ग्राफ बनाऊंगा, तो पक्की सी बात है कि ग्राफ ऐसा ही बनेगा। तो भैया बना दीजिए ग्राफ ऐसा ही बनेगा। तो ये देखो हमने ऐसा ग्राफ बन रहा था, तो ऐसा ग्राफ हमने बना दिया। तो ये देखो यहां तक ग्राफ समझ में आया होगा। चलो अब एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको स्पेस ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा स्पेस, क्योंकि ग्राफ बनाने में थोड़ा आसानी रहेगी ना आपको, अपने को ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा बना लेते हैं ताकि समझ में आए डिटेल से, है ना। तो इसका ग्राफ हम बना रहे हैं, अभी इसी का बना रहे हैं ना, इसी की बात चल रही है। तो इसका ग्राफ हमारे पास देखो, इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसा कर दिया हमने, देखो ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। यानी कि हमारे पास जैसे मान लो ये P है और V, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, इन दोनों जने के बीच में जब ग्राफ बनाऊंगा तो वो हाइपरबोलिक बनेगा। मान लो यहाँ पे कुछ P1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1 होगी। मान लो यहाँ पे प्रेशर P2 है
तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू वॉल्यूम क्या होगी, V2 होगी। तो ध्यान देना, जैसे मान लो P की वैल्यू यहां से तुम निकाल लिए और V की वैल्यू यहां से निकाल ली, ठीक है ना, ऐसे अच्छे से बना दूं, है ना। तो ये है ना, तो यहां से P1 की वैल्यू आ गई V1 की वैल्यू, तो P1 V1, और यहां से तुमने P2 की वैल्यू निकाली और V2 की, तो P1 V1 बराबर P2 V2। ये हमेशा याद रखना कि आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है हमारे पास, आइसोथर्मल में हमारे पास Pv बराबर nRT होता है पहली बात, यानी कि P प्रेशर और वॉल्यूम का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट होता है। तो जब हमारे पास पहला वाला प्रेशर और पहली वाली वॉल्यूम लिया हमने, तो उन दोनों जने का जब मल्टीप्लाई किया तो वो दूसरे वाले प्रेशर और दूसरी वाली वॉल्यूम के बराबर ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि P और V का प्रोडक्ट, P और V का गुणा जो आ रहा है वो nRT आ रहा है और वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो कितने भी ले लो आप, कितना भी ले लो, P3 V3 निकालोगे तो वो भी बराबर ही आएगा, P4 V4 निकालोगे तो वो भी बराबर आएगा, P5 V5 निकालोगे तो वो भी बराबर आएगा। मतलब कि दो P और V का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और ग्राफ हमेशा हाइपरबोलिक बन रहा होगा। चलो, तो यहां तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए, ये वाला तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं। आप खुद समझाना मुझे। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, तो P और V बराबर nRT होता है। ये दोनों चीजें तो पहले से कांस्टेंट होते हैं। अब इसमें भैया बोल दिया है कि P में परिवर्तन नहीं होगा, तो P में भैया परिवर्तन नहीं होगा तो P को इधर भेज दो, V और T बचा इधर साइड, और इधर nR/P आ गया। तो भैया आपने बोला कि nR तो परिवर्तन में, nR तो में तो कभी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि n नंबर ऑफ मोल्स और R गैस कांस्टेंट। और आप इस वाले प्रोसेस में बोल रहे हो कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भी कभी परिवर्तन नहीं होता, तो प्रेशर भी कांस्टेंट, यानी ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट, ये पूरा क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा। यानी V और T का जब रेशियो लेंगे तो वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर हम निकालें V1/T1 बराबर V2/T2 बराबर V3/T3, ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा, हमेशा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि V और T का जो हम रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं जब V और T का, तो वो हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, V1/T1 बराबर V2/T2 बराबर V3/T3। चलिए इसका ग्राफ बना देते हैं। इसका जो ग्राफ बन रहा है वो V और T के बीच में, जैसे इसका P और V के बीच में था, इसका V और T के बीच में, तो V और T के बीच में बनाते हैं। तो V और T के बीच में देखो, तो V और T के बीच में हमारे पास क्या बोला है कि V/T जो है हमारे पास कांस्टेंट है। तो V/T कांस्टेंट है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, आप याद रख लीजिए, इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और यदि हम यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे V1 आ गया, कुछ ये V1 आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे T1 आ गया, यहाँ पे मैंने निकाला V2 और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैंने निकाला T2। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि V1 और T1 का रेशियो और V2 और T2 का रेशियो और जो होगा हमेशा सेम होगा। इस बात को आप ऐसे समझिए, आपने शायद 11वीं क्लास में पढ़ा हो कि जो भी स्ट्रेट लाइन, यहां बता रहा हूं, जब हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे लाइन होती है, ऐसे लाइन होती है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या होता है, हर वक्त इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब m जो होता है, ये x, मान लीजिए y है, ये x है, तो m बराबर होता है y/x। स्लोप की जो वैल्यू होती है वो हमेशा y कोऑर्डिनेट में जो होगा और x कोऑर्डिनेट में जो होगा, उन दोनों का रेसिप्रोकल होता, मतलब उन दोनों का रेशियो होता है, ठीक है ना। स्लोप की वैल्यू y/x होगी। तो जब आप यहाँ पे इसका स्लोप निकालोगे और इसका स्लोप निकालोगे, तो यहाँ पे y/x का मतलब होगा V1/T1 करोगे, और यहाँ पर स्लोप निकालोगे तो क्या करोगे, V2/T2 करोगे। तो देखो स्लोप क्या होगी, हमेशा सेम होगी। वैसे भी हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, कि ये एंगल हमेशा अगर हमारे सेम होते हैं, ये थीटा और ये थीटा हमेशा क्या होंगे, सेम होते हैं। जिसने नहीं पढ़ा है तो अब बताओ, तो गलती आपकी, अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगे। इसीलिए ना कहते हैं फिजिक्स में यही तो दिक्कत है कि आपको मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल हो रहा होता है। चलो कोई बात नहीं, लिख लो, जिसको नहीं पता है लिख लो। चलो कि जैसे मान लो हमारे पास ये y है ना, जनरल फॉर्म में y है और ये x है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अगर वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया, तो अगर मुझे इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, इस पॉइंट की m1 1 पॉइंट बोल दो इसको, मान लो, है ना, 1 पॉइंट बोल दो। तो अगर मुझे m1 निकालना है, मतलब स्लोप निकालना है, स्लोप का मतलब क्या होता है, यहाँ पास का जो एंगल होगा m1 बराबर होता है tan थीटा,
टेन थीटा, और इसी को बोलते हैं y बाय एक्स। टेन थीटा इसी को क्या बोलते हैं, y बाय एक्स। तो थीटा क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। थीटा क्या होगा, जैसे ये थीटा अगर इस 2 पॉइंट पर निकालूंगा तो 2 पॉइंट पर भी हमारे पास थीटा उतना ही आएगा, यानी m1 बराबर m2, यानी दोनों स्लोप क्या होंगे हमारे पास, बराबर होगी। लेकिन y और x की वैल्यू तो यहाँ पे अलग आएगी ना, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ और थी, यहाँ पे मान लो y1 है, यहाँ पे y2 है, तो यहाँ पे हमारे पास x1 है, और यहाँ पे हमारे पास x2 है। तो y रेशियो तो ये y1 और x1 तो y1 x1 है, इसमें हम करेंगे तो y2 x2 आएगा, लेकिन थीटा तो सेम ही होगा, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में तो पता है ना आपको, जो पैरेलल लाइंस होती हैं और ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है और इससे पैरेलल लाइन कितनी भी बना दो, हमेशा सबका एंगल क्या होगा, यहाँ सेम होगा। ये मैथमेटिक्स की बातें हुई, आपने पढ़ा होगा। चलिए अपन अपने मुद्दे पे आते हैं जो अपन पढ़ रहे हैं अभी। तो ये वाला हमने देखा, इसमें v1 बाय t1 जो होता है हमारे पास कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर को उधर भेज दिया, t को इधर ला दे, तो v1 बाय t1 क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट हो गया। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने आइसोकोरिक प्रोसेस की। किसकी बात करेंगे बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक प्रोसेस में पीवी बराबर यदि nRT है, तो इसमें हमने बोला वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन मतलब v कांस्टेंट होती है, तो v को उधर भेज दो, v को उधर भेज दोगे तो nR/v बन जाएगा। t तो कांस्टेंट नहीं है ना यहाँ पे, तो क्योंकि t तो इस वाली प्रोसेस में कांस्टेंट होता है, तो जो चीज कांस्टेंट होती है उसको उधर भेज दो। तो v कांस्टेंट है तो v को इधर भेज दिया, तो हमारे पास क्या इधर आ गया p बाय t आ गया। अब ये n भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, v भी कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट यानी k के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें p और t का रेशियो जो होगा, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, p और t का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास p1 बाय t1 बराबर p2 बाय t2 बराबर p3 बाय t3। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती बच्चों, आती है आपको। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसमें जो ग्राफ बनाना है बच्चों, इसमें जो ग्राफ बनाना है आपको, इस वाले में ग्राफ बनाना है, किसके किसके बीच में बनाना है, p और t के बीच में बनाना है। चलिए p और t के बीच में ग्राफ बनाना, तो बना लेते, क्यों नहीं बनाएंगे, हमसे बनता है बनाते। p और t के बीच में है ना, तो p और t के बीच में। तो इसमें भी देखो हमारे पास क्या है, रेशियो सेम आ रहा है, इसमें भी रेशियो सेम आ रहा था, मतलब फिर से स्लोप सेम आएगा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, है ना। इसमें भी तो अगर ये P1 है और यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग T1 है, अगर ये P2 है, ये P2 है और इसके करस्पॉन्डिंग T2 है, तो ये P1 बाय T1 बराबर P2 बाय T2 बराबर P3 बाय T3 आ जाएगा। तो इसका हमने ग्राफ देखा हाइपरबोलिक, इसका ग्राफ हमने देखा स्ट्रेट लाइन, इसका भी ग्राफ हमने देखा स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं एडियाबैटिक की ओर। तो एडियाबैटिक थोड़ा सा अच्छा है, उसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास बॉटल होती है, ऐसी बॉटल होती है जिसमें गर्म पानी रखो तो गर्म रहता है, ठंडा पानी रखो तो ठंडा रहता है। देखा है आपने, बॉटल्स देखी होगी घर में आपके होते हैं, मिल्टन की बॉटल्स आती हैं जिसमें अगर ठंडा पानी डाल दो तो ठंडा ही रहता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ठंडा है पानी है जो ठंडा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर की हीट थी या फिर अंदर की जो एनर्जी है वो बाहर फ्लो नहीं हुई, और जो बाहर की हीट थी वो अंदर नहीं आई, मतलब हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो जिस प्रोसेस में हीट का फ्लो यानी कि ऊष्मा का फ्लो ना हो, ऊष्मा ना बहे, अंदर या बाहर ना जाए, उसी प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। आप इसको लिख भी सकते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस इन विच हीट डू नॉट फ्लो from inside or do not enter inside from outside। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट अंदर से बाहर नहीं जाती है और बाहर से अंदर नहीं आती है। कसम से कुछ झूठ नहीं बोला, समझ में आया कि नहीं आया। बॉटल समझो, सिंपल एग्जांपल है कि भैया हीट बाहर नहीं जाएगी और हीट अंदर नहीं आएगी, यानी dq यानी q का अगर हम बोले dq, आगे पढ़ेंगे अपन फर्स्ट लॉ में इसके बारे में, यानी dq जो होगा हमारे पास वो क्या होता है, जीरो होता है। हीट का आदान प्रदान क्या होता है हमारे पास, जीरो होता है। अब इसका जो हमारे पास वो आता है, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन आता है, वो आता है pv बराबर कांस्टेंट, pv बराबर कांस्टेंट ही होता है, लेकिन pv की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। हम गामा क्या है वो केटीजी में अच्छे से पढ़ेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हाल फिलहाल अभी के लिए इसमें देखो पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, इसमें क्या होता है हमारे पास, पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पीवी की वी की पावर समथिंग बराबर कांस्टेंट होता है, और गामा को हम बोलते हैं
CP/CV, इसको थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए आप, फिर आगे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रखिए कि PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। तो ये भी दो जने का ये भी प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट था दो जने का, तो इसमें भी हमारे पास ग्राफ कैसा बनता है, हाइपरबोलिक बन रहा होता है। P और V के बीच में इसमें भी हमारा ग्राफ क्या बन रहा होता है, हाइपरबोलिक बन रहा होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसमें हीट का फ्लो नहीं होता है, इसमें हमारे पास PV बराबर C आता है, इसमें V/T यानी V/T बराबर कांस्टेंट आता है, इसमें P/T बराबर कांस्टेंट आता है। अब चलो अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में करें, अगर हम एक ग्राफ बनाएं, एक ऐसा P और V के बीच में एक ऐसा ग्राफ बनाएं जिसमें हम इन सभी प्रोसेस को डिनोट कर पाए, तो बहुत अच्छा होगा अगर हमारे लिए। अभी हमने क्या ग्राफ बनाया, अभी हमने बनाया इसको, ये जो आइसोथर्मल वाला समतापी वाला था उसमें P और V के बीच में बनाए थे। फिर आइसोबारिक वाले में क्या बनाए, आइसोबारिक में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है तो V और T के बीच में, और आइसोकोरिक में P और T के बीच बनाए। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब भैया हम ये करना चाहते हैं कि हम एक ग्राफ ऐसा बनाएंगे जो सबके लिए बनाएंगे P और V के बीच में। जैसे जैसे मैं आपसे पूछता जाऊं वैसे वैसे आप मुझे बताते जाइएगा और मैं बनाते जाऊंगा। देखो आप जितना ज्यादा आप कोऑपरेट करोगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा और उतना आपके लिए भी अच्छा होगा। चलो अब बताओ, कॉपी खोले रहे ना, अभी तो पहले याद थोड़ी तो करनी होगी, तो कॉपी से लेके बताना। चलो बताओ, मैं पूछता हूँ, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें प्रेशर जो होता है, दबाव जो होता है वो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है? तो कौन सी प्रोसेस होती है, आइसोबारिक। कौन सी होती है, आइसोबारिक। तो प्रेशर, जैसे मान लो ये एक और फिजिक्स का कंसेप्ट देख लो, जैसे मान लो x और y लिखा हुआ है, ये y है और x है। मैंने तुमसे बोला कि x जो है वो कांस्टेंट है, x कांस्टेंट की लाइन ये बनेगी, है ना, इसे बोलेंगे कि x कांस्टेंट है ना। x कांस्टेंट होगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, सीधी लाइन, मतलब x कांस्टेंट है। अगर मैं बोलूं y कांस्टेंट है तो ये y है और ये x है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास क्या होगा, y क्या है, कांस्टेंट है। ये दो चीजें याद कर लो, नहीं पता पढ़े हो तो फिजिक्स में, अगर नहीं पढ़े हो तो याद कर लो। x कांस्टेंट होता है अगर हमारे पास तो ऐसी लाइन, y कांस्टेंट होगा तो ऐसी लाइन। तो हमने पहले बोला आइसोबारिक प्रोसेस, तो आइसोबारिक प्रोसेस में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ये प्रेशर है तो प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब कि ये वाली लाइन। तो ये हमारे पास कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोबारिक प्रोसेस। फिर बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करो। चलो आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है बताओ, आइसोकोरिक क्या होता है? तो आइसोकोरिक प्रोसेस हमने पढ़ा था, आइसोकोरिक बताओ जल्दी से जल्दी बताओ। आइसोकोरिक में हमने पढ़ा था ना कि जिसमें वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये देखो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो ये वाली प्रोसेस आएगी हमारे पास आइसोकोरिक, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना, है ना। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगी, और ये क्या होगी हमारे पास, आइसोबारिक प्रोसेस होगी, है ना। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई और ये आइसोबारिक प्रोसेस होगी। अब बात करते हैं P और V में आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, PV बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, आइसोथर्मल, और इसमें PV बराबर क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस में भी हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है, लेकिन इसमें गामा लिखा हुआ है, मतलब कि ज्यादा स्लोप आएगी, मतलब ये ज्यादा झुका हुआ रहेगा, तो इसे बोलते हैं एडियाबैटिक। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारे, उसमें हम स्लोप के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि किसी भी प्रोसेस का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो उसमें भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसको बना लीजिएगा आप, बहुत अच्छे से इसको कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स पूछा जाता है। तो बस याद रहना चाहिए, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट, ये वॉल्यूम कांस्टेंट, ये हमारे पास एक में टेम्परेचर कांस्टेंट और एक में हीट का फ्लो नहीं होता है। तो यही था हमारा फर्स्ट लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो याद कर लीजिए। जब तक ये लेक्चर करना कर लीजिएगा अच्छे से, तो अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस लेक्चर को पूरा अच्छे से कर लीजिए। आपको अभी समझ में आया तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो एक बार घर जाइए, वापस से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा वापस से देखिए, जब तक समझ में ना आए जब तक देखिए। सब कुछ आपके हाथ में, आप पढ़ना चाहते हो तो आपके हाथ में, नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपके हाथ में है। सो एवरीथिंग इज ऑन योर हैंड। सो आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आप डिसाइड करें। और इसे याद, मेरा तो काम है कि पढ़ा दिया मैं आपको, और ये आप कर लीजिए क्योंकि बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आगे, तो इसे आप कर लीजिए। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।